Hello and welcome to Crackstar Classes. With this video, we'll start a series on the chapter The French Revolution, a very important chapter of class 9th history textbook. Now, as this chapter is a little lengthy and it will be difficult for us to understand in one video or one lecture, so we will cover it in parts, and this video will be the first part of that series. So let's begin. The chapter begins with a description of the situation of Paris on the 14th of July 1789. A violent scene. So on the morning of 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded the troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. तो 14 जुलाई की सुबह के दिन जो सिटी ऑफ पेरिस था, दैट वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. द किंग जो राजा था वहाँ का, उन्होंने ऑर्डर दे दिया था ट्रूप्स को या सेना को कि वो शहर के अंदर दाखिल हो जाए. और जो अफवाहें उड़ रही थी वो यही थी कि शायद राजा जो है बहुत जल्दी ये आदेश दे देगा कि वो जनता के ऊपर गोलियों का इस्तेमाल करना शुरू करें या गोलियां चलाना भी शुरू कर दें. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. तो 7,000 के करीब लोग इकट्ठा हुए, टाउन हॉल, जनता के लोग इकट्ठा हुए टाउन हॉल के सामने, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम ये लड़ाई जो है वो बिना हिंसा के नहीं लड़ सकते. सो दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया, जो मिलिट्री लाइंस पे जो ग्रुप बनता है और वो सिर्फ हिंसा का रुख अख्तियार करते हैं, वो मिलिशिया कहलाता है. दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. और इन लोगों ने जितने भी रास्ते में उनके आए सरकारी भवन, उन सब सरकारी भवनों को में तोड़ फोड़ और उपद्रव मचाया ताकि उनको हथियार मिल सकें, और वो हथियार खोज रहे थे अपने लिए. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille. और इनमें से कुछ एक धड़ा निकल अलग होकर के करीब सैकड़ों लोगों का ग्रुप जो है वो बैस्टिल की तरफ बढ़ गया. बैस्टिल जो है वो जेल थी, और ये जेल जो है राजा के पावर की निशानी थी. तो इससे बहुत लोग, जनता जो है वहाँ की बहुत चिढ़ती थी. तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे धावा बोला. वे दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन. और यहाँ पे उन्होंने उम्मीद की थी, चूँकि जेल खाना है, सरकारी ऑफिस है और लगभग जेल है, पुलिस वुलिस यहाँ पे रहती है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि यहाँ पे जो है हमको आर्म्स और एम्यूनिशन जो है वो मिल जाए, और वो भी जमा किए हुए मिल जाए, यानी काफ़ी मात्रा में मिल जाए. इन दी आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड. अब इसके बाद जब वो यहाँ पहुँचे, इन्होंने वहाँ पे धावा बोला, तो फिर एक संघर्ष शुरू हुआ, खूनी संघर्ष शुरू हुआ. द कमांडर ऑफ द बैस्टिल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स वर रिलीज्ड. तो जो कमांडर था बैस्टिल का, ये जो भी जेलर था या इंचार्ज था, वो मारा गया, और जो प्रिजनर्स थे उनको छुड़ा लिया गया. दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, मगर वहाँ पे सिर्फ 7 लोग थे, फिर भी उनको आज़ाद करा दिया गया. येट द बैस्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल. बैस्टिल से सब लोग चिढ़ते थे, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. और राजा का जो अत्याचारी पावर था, उस पावर की वो निशानी थी, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा लोग चिढ़ते थे. द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन. जो फोर्ट्रेस था उसको ध्वस्त कर दिया गया, पूरी तरह से ज़मीन दोज कर दिया गया, और जो उसके टुकड़े बचे पत्थर के, उन पत्थरों के टुकड़ों को बेच दिया गया मार्केट में. उन लोगों को बेच दिया गया जो उसको सोवेनियर के रूप में या निशानी के रूप में रखना चाहते थे. The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high prices of bread. तो जो दिन थे 14 जुलाई के बाद भी दंगे फसाद देखे गए, दंगे फसाद होते रहे पेरिस शहर में, और जो ग्रामीण इलाके थे या जो गांव के इलाके थे वहाँ भी. मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड. और ये सारे लोग या ज़्यादातर लोग जो है वो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि जो महंगाई थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ब्रेड के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, रोटी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France, though most people at that time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? तो बहुत बाद में जब हिस्टोरियंस ने इस घटनाक्रम को देखा, दोबारा देखा, इस पे अच्छे से एनालाइज किया,
तो उनको दिखाई दिया कि ये शुरुआत थी, किस चीज़ की शुरुआत थी, ये शुरुआत थी एक चेन ऑफ इवेंट्स की, जो कि फाइनली राजा के मारे जाने तक गया। और ये बहुत लोगों ने उस समय नहीं सोचा था, या बहुत सारे लोगों ने उस समय इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया था, एंटिसिपेट का मतलब अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ये रिज़ल्ट निकल आएगा इस संघर्ष का, या इस प्रोटेस्ट का, या इस रेवोल्यूशन का, और ये फाइनली एक रेवोल्यूशन में तब्दील हो जाएगा, ये किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था। तो हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, ये क्वेश्चन अब हमारे सामने है। तो पहले इस चीज़ को समझने के लिए क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें पहले ये समझना होगा कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। और फ्रांस की सोसाइटी को जब हम एक बार जान लेंगे तो शायद हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि जनता सड़कों पर क्यों उतर गई थी, जनता विद्रोह पर क्यों उतर गई थी, और उन्होंने ये विरोध का जो अलाप था वो क्यों अपनाया। French society during the late 18th century. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was just 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasury. तो जब ये राजा बना 1774 में, लुई 16 जो है वो राजा बन गया फ्रांस का। वो सिर्फ 20 साल का था और उसकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मरी एंटोनेट के साथ हुई थी। लेकिन जब वो राजा बना तो उसने अपने खजाने को खाली पाया, यानी खजाने में कुछ था नहीं, खजाना एकदम खाली था। द लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। और चूँकि फ्रांस लगातार बहुत सालों से युद्ध में लगा हुआ था या युद्ध में बिजी था, स्पेशली उनका इंग्लैंड के साथ लंबा युद्ध चला था, तो उससे जो है उनके सारे जितने भी रिसोर्सेज थे या जितने भी संसाधन थे, जो पैसे थे, वो सब ख़त्म हो गए थे। एडेड टू दिस वॉर the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. अब इस चीज़ के ऊपर एक और बोझ था, खजाने के ऊपर एक और बोझ था, और वो बोझ था जो कॉस्ट था मेंटेन करने के लिए। क्या चीज़ मेंटेन करने के लिए? एक एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, यानी राज दरबार जो बहुत खर्चीला था, उस राज दरबार को मेंटेन करने के लिए और एक एक्स्ट्रा बोझ जो है वो खजाने पर हर साल पड़ता था या हमेशा पड़ता रहता था। Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका इंग्लैंड के साथ 36 का आंकड़ा था, हमेशा लड़ाई होती रहती थी, और एक तरह से तो मतलब 100 years ऑफ वॉर भी हुआ था इन लोगों के बीच। सो अंडर लुइस 16 फ्रांस ने हेल्प किया था 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। सो ब्रिटेन से इनकी हमेशा चलती रहती थी। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लेवरेज टू अ डेट दैट हैड ऑलरेडी रिजन टू मोर देन $2 billion लेवरेज। इस वॉर ने या इस झगड़े ने या जो उन्होंने मदद की थी, इस मदद से उनके ऊपर $1 billion लिवरे का कर्ज और चढ़ गया, जबकि पहले ही 2 लिवरे का कर्ज ऑलरेडी इनके ऊपर चढ़ा हुआ था फ्रांस के ऊपर। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, लेंडर्स यानी जो लोग थे जो उधार दे रहे थे फ्रांस को, दे बिगैन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, और उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और वो 10% चार्ज करने लग गए। So the French government was obliged to spend on an increasing percentage of its budget on interest payments. अब फ्रेंच गवर्नमेंट के सामने मजबूरी आ गई, 10% का इंटरेस्ट रेट हो गया, तो ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट रेट का जो अमाउंट है जो आपको हर साल देना पड़ता है, इंटरेस्ट के रूप में पे करना पड़ता है, वो अमाउंट बढ़ गया, और उसको मेंटेन करने के लिए लुइस 16 ने कुछ कदम उठाए थे, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं आगे क्या हुआ। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग द गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़, द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस। तो यही कदम उठाया उन्होंने, और कोई रास्ता भी नहीं था उनके पास। लुइस 16 इन सारे खर्चों को मेंटेन करने के लिए डिसाइड उन्होंने यही किया कि हम जो है टैक्सेस को बढ़ा देंगे, जिससे हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा और उससे हम इन चीज़ों को मेंटेन कर ले जाएंगे। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफाइस्ड, लेकिन ये कदम भी शायद पूरी तरह से मामले का हल नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी, अब यहाँ पे हमें ये जो सोशल स्ट्रक्चर था फ्रेंच सोसाइटी का वो हम देखेंगे। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 estates।
तो वहाँ की जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी 3 स्टेट्स में। जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम पे डिवाइडेड थी इंडिया में, उसी तरह से वहाँ पे एक डिफरेंट पैटर्न था, लेकिन वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थे। और हम समझेंगे ये कैसे डिवीजन किस तरह से था। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट पेड टैक्सेस, और सिर्फ जो तीसरा ग्रुप था, जो थर्ड एस्टेट था, वही टैक्स पे करता था, बाकी 2 एस्टेट्स नहीं पे करते थे। तो the society of estates was part of the feudal system that dated back to the middle ages। और ये सोसाइटी उसी के ऊपर आधारित थी, जो फ्यूडल सिस्टम वहाँ का था, जो शायद मिडिवल एजेस से चल रहा था ब्रिटेन में या पूरे यूरोप में, उसी का हिस्सा था और वैसे ही चल रहा था। द टर्म ओल्ड रिजीम इज़ यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। अब यहाँ पे ओल्ड रिजीम टर्म का बहुत बार इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में। तो ओल्ड रिजीम का मतलब जो पुरानी व्यवस्था थी, 1789 से पहले वाली जो व्यवस्थाएं थी, उनको ओल्ड रिजीम करके ये उनको ओल्ड रिजीम की तरह रेफ़र किया जाएगा, यानी इसको जो टर्म दिया जाएगा वो ओल्ड रिजीम यानी पुरानी व्यवस्था। Now figure 2 shows the figure 2 shows how the system of estates in फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज। तो फिगर 2 में आप ये देख लेंगे, दिखेगा आपको, दिख रहा होगा आपको अपने स्क्रीन पर। पेजेंट्स मेड अप टू 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जो पेजेंट्स थे वो 90% के लगभग थे पूरी आबादी के। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड, और इनमें से बहुत कम ऐसे थे जिनके पास अपनी ज़मीनें थीं या वो ज़मीनें ओन करते थे, जिस ज़मीन पे वो खेती करते थे। बाकी सारे या तो मजदूरी करते थे दूसरों के खेतों पर, या फिर गुलामी करते थे। गुलामी टर्म नहीं यूज़ करूँगा यहाँ पे, लेकिन या फिर जो है वो किसी न किसी सामंतवादी या नोबल या चर्च के खेतों पर जो है, या और जो और पैसे वाले थे मेंबर्स उस सोसाइटी के, उनके खेतों पर काम करते थे। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 एस्टेट्स, तो मैं फिर से पढ़ूंगा। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 एस्टेट्स, दैट इज द क्लर्गी एंड द नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। तो आप देखिए, अगर उस चार्ट में जो था, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये दोनों टॉप पर हैं। फर्स्ट स्टेट क्लर्गी है और सेकंड स्टेट जो है वो नोबिलिटी है, यानी ये दोनों एस्टेट्स जो है वो ज़्यादा रिच थे, ज़्यादा पैसे वाले थे, ज़्यादा पावरफुल थे, फिर भी उनको ही ज़्यादा एडवांटेज मिलता था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फ्रेंच सोसाइटी का जो सिस्टम था उसमें ये था कि इन लोगों को, हालांकि ये पैसे वाले थे, इनके पास पावर था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन इनको छूट मिली हुई थी टैक्स पे करने के लिए, मतलब टैक्स नहीं पे करने के लिए। द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, और जो नोबल्स थे, चूँकि ये राजा से कनेक्टेड होते थे, राजा से जुड़े होते थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इनको फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिलते थे, कुछ एडवांटेजेस वहाँ भी मिलते थे। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज़, और इनको ये फ्यूडल ड्यूज़ लेने का अधिकार था, विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेजेंट्स, और ये भी ये पेजेंट्स से ही वसूल करते थे। पेजेंट्स वेर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड, एंड टू सर्व इन द आर्मी, और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। तो जब भी जहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़ती थी पेजेंट्स की, ये लोग बुलवा लेते थे, अपने खेतों पे काम करवाते थे, घरों में काम करवाते थे, और बाकी सारे काम करवाते थे, और सेवा अपनी करवाते थे। और कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो आर्मी में भी इनको सेवा देनी पड़ती थी, या फिर अगर सड़क वड़क बन रही हो, कुछ निर्माण कार्य हो रहा हो, तो उसमें भी इनको लगा दिया जाता था। The church too extracted its share of taxes called tithes from the peasants। चर्च भी एक टैक्स वसूल करता था, और वो भी पेजेंट से ही वसूल होता था, जिसका नाम था टिथिस। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे द टैक्सेस टू द स्टेट, और सरकार को, गवर्नमेंट को भी, राजा को भी इनको टैक्स पे करना पड़ता था। पेजेंट्स को ही पे करना पड़ता था, बाकी दोनों एस्टेट्स को नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी जो है उसका जो स्ट्रक्चर था, उसके अंदर ये पेजेंट्स की बड़ी दयनीय स्थिति थी, यानी उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वेर लेवाइड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टबैको। तो इसमें एक डायरेक्ट टैक्स था जो सरकार द्वारा लगाया जाता था, उसका नाम है टाइल,
और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे हमारे यहाँ एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी वगैरह वगैरह होता था। कुछ उसी तरह के और भी टैक्सेस थे जो लगाए जाते थे बाकी आर्टिकल्स पे या सामानों पर, जैसे कि खाने पीने की जो चीज़ें थी, लाइक सॉल्ट और टोबैको। The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone। तो पूरा का पूरा भार जो स्टेट को चलाने का था, जो सरकार को चलाने का था, जो सरकार की एजेंसीज को चलाने का था, वो सारा भार किसके कंधों पर था, वो सारा भार किन के कंधों पे था, वो सारा का सारा बोझ जो थर्ड एस्टेट था उसके ऊपर था। अब यहाँ पे एक दो टर्म्स आए थे, उनको मैं डिस्कस करना भूल गया। लेवरे इज़ द करेंसी ऑफ फ्रांस। तो जैसे हमारे यहाँ रुपया है, रुपीज़ है, उसी तरह से वहाँ की जो करेंसी है उसको लिवरे बोलते हैं। क्लर्गी, ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। तो ये चर्च के पादरी वदरी टाइप का ये लोग कार्य करते थे। टिथिस, a tax levied by the church comprising 1/10 of the agricultural produce। तो एक 10वां हिस्सा प्रोड्यूस का जो है वो टिथिस के रूप में उनको पे करना पड़ता था चर्च को। और टाइल, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, और ये सीधा सरकार को टैक्स पे करना पड़ता था। नाउ द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो अभी तक हमने ये समझ लिया है कि जो पेजेंट्स हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत हालत ख़राब थी, पैसे भी उनको कम मिलते थे, कमाई भी कम थी, और टैक्सेस भी, सारा बोझ भी उन्हीं के ऊपर था। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसका हेडिंग है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। तो 50-60 साल के अंतर में जो फ्रांस की आबादी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो 23 मिलियन के आसपास हो गई। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। और आबादी बढ़ती है तो ऑब्वियसली जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ता है, तो खाने पीने के सामानों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। और जो खेती किसानी से जो उपज होती थी वो मैच नहीं कर पाई उस डिमांड को, जो अचानक से सालों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, और वो अभी भी उतना ही उत्पादन कर रहे थे जबकि डिमांड जो है वो 23 मिलियन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गई थी। So the price of bread was the staple diet of the majority rose rapidly। अब जब किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो उसका दाम बढ़ जाता है, तो खाने पीने के सामान में तो सबसे ज़्यादा बढ़ता है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, जो ब्रेड है वो वहाँ का स्टेपल डाइट था, उसके दाम बहुत तेज़ी से और बेतहाशा बढ़ गए। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स। और जो काम करने वाले जो कामकाजी लोग थे वो लेबरर्स के रूप में काम करते थे वर्कशॉप्स में। हुज ओनर्स फिक्स देयर वेजेस। और जो मालिक थे उन वर्कशॉप्स के, उन्होंने उनकी तनख्वाहें फ़िक्स कर रखी थी। जैसे हम लोगों की तनख्वाहें यहाँ पे फ़िक्स रहती हैं, किसी को 10, किसी को 8, किसी को 15, उसी तरह से वहाँ भी फ़िक्स था। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। अब महंगाई बढ़ गई, उसके बाद भी जो वेजेस थे वो उतने ही थे। तो ऑब्वियसली पहले जो आलू हम 20 रुपए किलो ख़रीदते थे, अगर वो 50 रुपए किलो मिलने लगे तो अब डेफिनेटली हमारे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे उतना ही आलू ख़रीदने में, तो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो वेजेस उतना ही रहे, दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। और जो गैप था वो पुअर और रिच के बीच में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जो पहले लोग कम खर्चा करके या कम पैसों में ही राशन खरीद लेते थे, अब उनको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते थे तो उनको पूरा राशन मिलता था या हो पाता था। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और ये सिचुएशन तब और ख़राब हो जाती थी जब सूखा पड़ जाता था या फिर ओले वोले गिर जाते थे, जिसकी वजह से पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती थी या बहुत नुकसान पहुंचता था। तो जो फसल जो उपज होती थी वो बहुत कम होती थी और जिसकी वजह से दाम बहुत ज़्यादा बेतहाशा बढ़ जाया करते थे। दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब ये जो है एक सबसिस्टेंस क्राइसिस को पैदा किया इसने कि लोगों को जीना मुश्किल हो गया। सबसिस्टेंस इज़ द कंडीशन ऑफ जस्ट हैविंग इनफ फूड और मनी टू स्टे अलाइव। इसका मतलब ये था कि उनके पास अब सिर्फ इतने ही पैसे बचे थे जिससे वो सिर्फ ज़िंदा रह सकें, यानी इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये रिलेटेड है एग्जिस्टेंस से, स्पेशली ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। Subsistence is the condition of just having enough food
और मनी टू स्टे अलाइव, सिर्फ ज़िंदा रहने के पैसे उनके पास थे या ज़िंदा रहने के साधन थे, और वो कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ खा पी सकते थे या ज़िंदा रह पाते। समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजीम। अब ओल्ड रिजीम का फिर से जिक्र आया, यानी पुरानी व्यवस्था जो फ्रांस में थी उस टाइम पर ये चीज़ बहुत कॉमन थी, बहुत नॉर्मल थी और हमेशा घटती रहती थी, यानी हमेशा होती रहती थी। अब तो हमने फ्रेंच सोसाइटी के बारे में जानकारी ले ली और हम समझ गए कि फ्रेंच सोसाइटी की क्या स्थिति थी और फ्रांस की क्या स्थिति थी। फ्रांस की इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब थी। सो फाइनली हमें इस बात का जवाब मिल ही गया कि आखिरकार फ्रांस की जो जनता थी वो सड़कों पर क्यों उतरी हुई थी, उन्होंने हिंसक रुख क्यों अपनाया था और वो विरोध किस चीज़ का कर रहे थे। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के जो अगले टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, द ग्रोइंग मिडिल क्लास और उनका जो रोल था इस रेवोल्यूशन में, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो फिलोसोफर्स थे जॉन लॉक वगैरह, उनके बारे में और उनके आइडियाज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगैन एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, like and share our videos. Thank you for watching.